हेलो एवरीवन, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स को देखा था। आज इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, मतलब कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत बैक्टीरिया सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी और पीपीएलओ मतलब कि माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सबसे पहली जो स्ट्रक्चर होती है वो है सेल वॉल। ठीक है, ये वाली जो लेयर दिख रही है इसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती है और ये बैक्टीरिया सेल वॉल को शेप प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर बैक्टीरिया सेल वॉल राउंड शेप है तो बैक्टीरिया का सेल भी राउंड होगा। अगर ये रॉड शेप की है तो सेल भी रॉड शेप का होगा। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कराती है बैक्टीरिया सेल को, जैसे कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सेल वॉल को बस्ट होने से ये बचाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल के बाहर जो लेयर दिख रही है उसको कहा जाता है कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो जिलेटिनस मटेरियल से मिलकर बने हुए एक आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये सेल वॉल के आउटसाइड में ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर ये लूजली बाउंड है सेल वॉल के साथ तो इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये हेल्प करती है बैक्टीरिया सेल को दूसरे बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच कराने में। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है और जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल प्रोजेक्शन। ठीक है, सेल प्रोजेक्शन मतलब कि सेल के सरफेस पे बहुत सारी प्रोजेक्शन होती हैं। सबसे बड़ी प्रोजेक्शन जो प्रोकैरियोटिक की बॉडी से निकलती है वो है फ्लैजेला। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको कहा जाता है फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला जो है वो वीप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प कराती है, लेकिन सभी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होती है और कुछ में अब्सेंट होती है। किसी किसी में फ्लैजेला जो है फ्लैजेला की जो संख्या है वो एक होती है, किसी में दो होती है, तो किसी में पूरी बॉडी पे रहती है। ठीक है, तो फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो फ्लैजेला है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्पफुल होता है। अब इस फ्लैजेला की जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। इसमें सबसे जो नीचे वाली लेयर है ये वाली, इसको कहा जाता है बेसल बॉडी। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स हुई रहती हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हुक कहा जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है और इधर उधर मूव कराती है। और हुक के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे सॉफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे वाली पार्ट को बेसल बॉडी, उसके ऊपर जो पार्ट है उसको हुक और सबसे ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है सॉफ्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन है, मतलब इसकी सेल सरफेस से जो प्रोजेक्शन निकलती है वो है पिलाई। ठीक है, तो इसकी पूरी बॉडी की सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है पिलाई, लेकिन ये फ्लैजेला से स्मॉल होती हैं और ये पिलाई जो है वो एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया के साथ अटैच कराने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के नीचे सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और सेल मेम्ब्रेन सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। ये भी सिलेक्टिव परमेएबल होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो
इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ इन्वेजिनेशन हुई होती है, मतलब कि पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंदर की ओर धसी हुई स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर को मीजोजोम कहा जाता है। ठीक है, तो मीजोजोम क्या है? ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अंदर से फोल्डेड होती है कहीं कहीं पे, इन फोल्डिंग को मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोजोम से होता है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो मीजोजोम है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करती हैं, और डीएनए के रेप्लिकेशन में भी ये हेल्पफुल होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग हुई रहती है इसको कहा जाता है मीजोजोम। ठीक है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर में ये जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें कोशिकांग जो है वो अब्सेंट होता है। कोशिकांग मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब अब्सेंट होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। ठीक है, और ना ही इसके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसका जो क्रोमोजोम है वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, और जिस रीजन में ये बिखरे हुए पड़े रहते हैं उस रीजन को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनेलिस होते हैं, वे है राइबोजोम। ठीक है, क्योंकि राइबोजोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया में जो राइबोजोम होता है वो 70S होता है, इसका जो लार्जर यूनिट है वे 50S होता है, और स्मॉलर यूनिट 30S होता है। ये दोनों कंबाइंड होता है तो 70S बनता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये हुई बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है एनिमल सेल, प्लांट सेल, एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से एनिमल सेल की स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है, और सेल को देखने पर इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर की ओर जो लेयर दिख रही है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रत्येक एनिमल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो चारों तरफ से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड के डबल लेयर की बनी होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकार देती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो इस सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक खाली स्थान होता है जिसको साइटोसोम कहते हैं, और ये स्थान एक लिक्विड से भरा रहता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेलिस मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोशिकांग जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनेलिस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मतलब कि ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। अब इसमें सेल ऑर्गेनेलिस में फर्स्ट जो ऑर्गेनेलिस है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस की बाहर की ओर, ये जो न्यूक्लियस है उसके बाहर की ओर बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो
कंटिन्यूअस हो जाती है और यहाँ से एक ऑर्गेनेलिस को जन्म देती है जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आकर अगर अटैच हो जाता है तब हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होता है, इसी कारण इसकी जो सरफेस है वो रफ होती है, खुरदुरी होती है। ठीक है, और इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जो जिसमें जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये राइबोसोम्स के साथ में जुड़ करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो ऑर्गेनेलिस है वो है गोल्गी बॉडी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको कहा जाता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है। ठीक है, इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस है राइबोसोम। ठीक है, ये गोल और चपटी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए भी होती हैं और फ्रीली सेल में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन है ये अनेक कलर और साइज के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है वैक्यूल्स। तो सेल के साइटोप्लाज्म में गोल और खाली स्थान पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर होती हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है वैक्यूल। ठीक है, ये एनिमल सेल की अपेक्षा प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं और प्लांट सेल में इसकी जो साइज है वो बड़ी होती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है वैक्यूल। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियस। तो ये वाला जो बीच में सेंटर में जो दिख रहा है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये जो है वो एक मास्टर ऑर्गेनेलिस होती हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन से कवर है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में एक पोर होता है जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और उसके बाद सेकेंड है न्यूक्लियोलस। तो ये वाला जो पार्ट बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रही है गोल उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में एक लिक्विड भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस जो है वो तैरता रहता है। ठीक है, उसके बाद है क्रोमोजोम। तो न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप्ड क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम जो है वो एक पतले से धागे से बना होता है जिसे डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में अब्सेंट होती हैं। ठीक है, और प्लास्टिड भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में अब्सेंट होगा। और जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में
जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये हुआ यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, अब जो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या तो आपको सेल का स्ट्रक्चर पूछेंगे। ठीक है, अगर इस सेल का स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के स्ट्रक्चर को बताना पड़ेगा, या फिर कभी कभी सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को पूछ देता है, या फिर यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को पूछ देगा। ठीक है, तो अगर आपको अगर यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को पूछ रहा है तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, शेप एंड साइज ये सब लिखना ज़रूरी है, चाहे आपको यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पूछे या फिर सेल का स्ट्रक्चर पूछे। ठीक है, ये कॉमन है, इसमें इसको सब में लिखना है। ठीक है, या फिर आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछ रहा है तो सबसे पहले आप उसका साइनॉप्सिस दोगे, उसमें क्या क्या लिखने वाले हो। उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, हिस्ट्री लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, शेप एंड साइज लिखोगे। उसके बाद फिर उसका डिफरेंस बताना। ठीक है, उसका डिफरेंस आप डिटेल में बताओगे जो आपको पूछ रहा है। ठीक है, और जो इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है उसको 2 से 3 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है,